गर्भवती पति। सिद्धांत औरतों को सिर्फ घर के काम और बच्चे पैदा करने की मशीन मात्र ही समझता था। एक बार रिद्धि कहती है, देखिए जी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं आज खाना नहीं बना पाऊंगी। अरे, करना ही क्या पड़ता है तुम्हें काम जो नहीं कर पाओगी? एक बेबी ही तो होने वाला है तुमको। हाँ हाँ, जानती हूँ मैं कि बेबी होने वाला है, पर मैं किस स्थिति से गुजर रही हूँ आप जानते हैं? अरे यार, पूरी दुनिया हर एक कंट्री में बच्चा पैदा होता है, लेकिन ऐसा तमाशा तो कोई औरत नहीं करती जैसा तुम करती हो। रिद्धि करती भी तो क्या, पति को कैसे समझाए कि हर औरत की जिंदगी में ये दौर उसके पति से ज्यादा प्यार, ज्यादा अपनेपन की मांग करता है। अगली सुबह, अरे रिद्धि, खाना तैयार हो गया क्या? एक काम करना, गर्म पानी की बाल्टी मेरे वॉशरूम में रख देना। कैसी बात कर रहे हो? डॉक्टर ने मुझे मना किया है ना भारी चीजें उठाने के लिए। अरे ये सारी बातें डॉक्टर ऐसे ही पैसा कमाने के लिए करते हैं। मेरी माँ तो पूरे खेत की जुताई करती थी जब मैं होने वाला था। अब देखो कितना मजबूत पैदा हुआ हूँ मैं। रिद्धि को अब इन बातों की आदत हो जाती है और वो पति के कहने पर बाल्टी उठा तो लेती है, लेकिन दोपहर तक। माँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। बेटा, कोई भारी चीज तो नहीं उठाई थी ना? हाँ माँ, मैंने गर्म पानी की बाल्टी उठाई थी। माँ को रिद्धि की इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो उसको बहुत सुनाती है। अरे बेटा, इतनी अकल तो जानवर को भी होती है कि गर्भावस्था के बीच क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन रिद्धि कहती भी तो क्या। शाम को जब सिद्धांत घर आता है तो वो उसे लेकर डॉक्टर के पास जाता है। आज की रात आप लोगों को यहीं अस्पताल में रुकना पड़ेगा, सुबह तक ही अब हम लोग कंडीशन ठीक कर पाएंगे। बस फिर क्या था, रात के अस्पताल में सिद्धांत सो तो जाता है, लेकिन पूरी तरह नहीं, सपने में। अरे डॉक्टर साहब, आपने मुझे अस्पताल में क्यों रोका आज? तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हें बच्चा होने वाला है, लेकिन आज तुम्हारे पेट में दर्द है ना, इसलिए। सिद्धांत को सोते सोते ही फील होता है कि उसके अंदर कोई अंश है जो जी रहा है। अरे ये अरे ये पेट में गुदगुदी क्यों लग रही है? तभी वहां रिद्धि आ जाती है। अरे यार, क्या सारा दिन ही करते रहते हो? ऑफिस जाओ, काम करो। अरे यार, मैं बस में सफर नहीं कर सकता। झटके लगते हैं तो डर लगता है कि कहीं बच्चा। बच्चा? क्या बच्चा? अरे जब मैं मेरी माँ के पेट में थी ना, तब वो ऊंची ऊंची पहाड़ी में पानी भर कर ले जाती थी। देखो कितनी स्ट्रांग हूँ मैं आज। पति को रिद्धि की बात पर गुस्सा आता है और वो सीधा अपने पिता को फोन करता है। देखिए ना पिताजी, एक तो पेट में बच्चा, ऊपर से बीवी कोई केयर ही नहीं करती, ना ही ख्याल रखती है, ऊपर से ज्यादा काम बता देती है। अरे बेटा, इन महिलाओं को बच्चा पैदा करना पड़े ना, तब पता चले कि कैसे खुद के अंदर एक जीव को पालना मुश्किल होता है। अगर अपने बाप से फुर्सत मिल गई हो तो ऊपर छत पर मेरे कपड़े सूख रहे हैं, ले आइए। सिद्धांत सीढ़ियां चढ़कर छत पर जाता है और हांफने लगता है। हे भगवान, लग रहा है कि बच्चा अभी हो जाएगा। रिद्धि, ओ रिद्धि! क्या हो गया? छत पर अमेरिका का प्लेन देख लिया क्या जो एक्साइटेड होकर चिल्ला रहे हो? रिद्धि, मुझे दर्द हो रहा है पेट में, मुझे सीढ़ियां चढ़ने को मत बोला करो। अरे यार, नाटक शुरू इनका। जब देखो तब बहाना। बच्चा ही तो होने वाला है, कौन सा संसद से देश का बजट पेश करने वाले हो जो इतना घबरा रहे हो? अरे यार, कौन समझाए तुमको, मुझे घर जाना है। अब नीचे भी आ जाओ या ऊपर से कूद कर घर चले जाओगे? सुनो, आज शाम को जल्दी से आ जाना, मुझे ना गोलगप्पे खाने का मन है। एक तो पता नहीं तुमने जॉब क्यों छोड़ दी। अरे दुनिया जॉब भी करती है, घर का काम भी करती है और बच्चे भी पैदा करती है, लेकिन तुम। खैर, अब तो पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे सर पर है, तो कैसे जल्दी आऊं? अरे यार, कैसे जॉब करता, सारा दिन तो नींद आती रहती है, मछली लगती है और उल्टी। छी छी छी, फालतू की बात मत करो। अरे खुद को पेट में 10 किलो का पत्थर बांध कर काम करना पड़े ना, तब पता चलेगा। अरे यार, तुम तो ज्यादा ही इमोशनल हो जाते हो। दुनिया भर में सबके बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन नखरे तो तुम ऐसे कर रहे हो जैसे दुनिया के एकमात्र इंसान हो जो बच्चा पैदा कर रहा है।
सिद्धांत को वो सारे पेन, वो सारी परेशानियां होती है जो एक गर्भवती महिला महसूस करती है। एक दिन पड़ोस का आदमी, अरे भगवान का शुक्र मनाओ कि बच्चा नॉर्मल हो गया। साइंस के अनुसार एक बच्चे को पैदा करने का दर्द उतना ही होता है जितना हड्डी के टूटने का। हे भगवान, मैं ये दर्द कैसे सहूंगा? मुझे तो छोटी सी चोट से भी डर लगता है। तभी वहाँ रिद्धि आ जाती है। अरे कैसी बात कर रहे हो? तभी तो कह रही हूँ, खूब शारीरिक काम करो, तभी तो जाकर बच्चा पैदा करने में आसानी होगी। और इसीलिए तो कहती रहती हूँ कि मेरे नहाने के पानी की बाल्टी को वॉशरूम में रख दिया करो। सिद्धांत बेचारा करता भी तो क्या, जब बीवी समझने को राजी ही नहीं। सिद्धांत पानी की बाल्टी उठाकर जैसे ही वॉशरूम में रखता है, उसके पेट में दर्द होने लगता है। हे भगवान, मर गया रे, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। भगवान, मेरा बच्चा तो ठीक है ना? सिद्धांत रोने लगता है कि तभी वहां नर्स आ जाती है। ए, रो क्यों रहे हो? तुम्हारा बच्चा ठीक है? भला कोई आदमी प्रेगनेंसी में अपनी बीवी से बाल्टी उठवाता है क्या? सिद्धांत की नींद खुलती है तो पता चलता है कि वो तो सपना ही था। वो भागकर रिद्धि के कमरे में जाता है। रिद्धि, रिद्धि मुझे माफ कर दे। पति होने के नाते मेरा कर्तव्य था कि मैं तुम्हारा और अपने बच्चे का ख्याल रखूं। घर चलो, अब मैं आज से तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा। मैं समझ चुका हूँ कि बच्चा पैदा करना बच्चों का खेल नहीं। जमाना कितना भी बदल जाए, इतना भी नहीं कि बहू घर आए और सास गर्भवती दिख जाए। देखो मीरा, माँ का पूरा ख्याल रखना है, उनसे अब काम नहीं होता है। क्यों, क्या हो गया है? तुम्हारी माँ तो हट्टी कट्टी दिख रही है, पूरी शादी में घोड़ी की तरह नाची है, अब क्यों काम नहीं होता उनसे? वो माँ प्रेग्नेंट है ना, बच्चा होने वाला है। मैं कभी भी भाई बन जाऊंगा इस साल के अंत तक। क्या बोल रहे हो? वो सर पर हाथ रखकर बैठ जाती है। यार, पहले क्यों नहीं बताया? कैसा मजाक है ये? झूठ बोल रहे हो ना? हाँ, झूठ बोल रहे हो ना? तभी ससुर की आवाज आती है। बहू, पानी गर्म कर दे, तेरी सास को दवाई देनी है। समय पर दवाई ना दी तो परेशानी हो जाएगी। और हाँ, जरा काजू पीसकर दूध में मिलाकर ले आना। तेरी सास खुद से तो अपनी संभाल करेगी नहीं। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये ससुर जी को क्या हो गया है? मैं क्या सोच कर आई थी? हाय रे, मैं तो किसी को मुंह भी नहीं दिखा पाऊंगी। अब ये रोना धोना बाद में करना, पहले गर्म पानी कर दो, माँ को दवाई देनी होगी। और हाँ, रात को माँ के पैरों में तेल लगा देना। बहू को गुस्सा आ जाता है, वो बड़बड़ करती किचन में जाती है जहाँ उसका ससुर खड़ा होता है। एक बड़ी जिम्मेदारी है हम सबके सर ऊपर। इस उम्र में माँ बनना खतरे से खाली नहीं होता। हाँ हाँ, पता है, तो क्यों बन गई माँ? अरे खतरे से कम नहीं है तो क्या जरूरत थी लल्ला पैदा करने की? कैसी बात कर रही हो बहू? क्या तुम खुश नहीं कि घर में एक नया मेहमान आएगा, छोटे छोटे पैरों से पूरे घर में घूमेगा? पिताजी, ये हाथ जोड़े आपके, आप यहाँ से जाओ। ये शायरी बाद में बताना, अभी मैं पानी गर्म करके थर्मस में दे देती हूँ। सारा दिन पिलाते रहो गर्म पानी। और हाँ, ये बच्चे की बात बार बार मुझसे कोई नहीं करेगा। बहू का पारा अब चढ़ा ही रहता था। वो काम तो सारा करती, लेकिन किलस किलस कर। मीरा सारे काम से फुर्सत पाकर बैठी होती है कि माँ का फोन आ जाता है। बेटा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तेरे सर पर, अच्छे से निभाना। ससुराल में हर किसी को खुश रखना वैसे तो मुश्किल है, लेकिन भगवान ही हिम्मत देता है बहू को हर कुछ सहकर सबको खुश रखने की। क्या बड़बड़ किए जा रही हो माँ? जानती भी हो कि यहाँ क्या चल रहा है? मेरी सास, अरे तेरी सास तो देवी है देवी। कितने खुश हो रहे थे सारे तेरी सूरत देख देख कर। पता नहीं जैसे बहू नहीं कोई मन मांगी मुराद मिल गई हो उन लोगों को। अरे बात तो पूरी सुनो। मन मांगी मुराद तो पूरी हुई है। अरे मेरी सास को बच्चा होने वाला है, प्रेग्नेंट है वो। क्या बकवास कर रही है मीरा? ये बात किसी को कहना मत। मुझे तो बता दिया, लेकिन अब अपनी जबान सिल ले। कहाँ है तेरी सास? बात तो करा मेरी। पूछू जरा, पोता पोती खिलाने की उम्र में खुद का बच्चा खिलाने का शौक कहाँ से आ गया? और आया भी तो बताना तो चाहिए था। अब क्या नाक कटाने के लिए हम लोगों से रिश्ता जोड़ा है? रुक, तेरे पापा से बात करती हूँ। मीरा फोन रखकर लेट जाती है। वो एक सपना देखती है कि उसकी गोद में एक बच्चा खेल रहा है। भाभी की गोद में कितना खुश दिख रहा है ना? लग ही नहीं रहा कि भाभी है। मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ, सोने की बालियाँ। तेरी शादी में तो मैं बुढ़ा हो जाऊंगा ना। अरे कैसी बात कर रहा है बेटा, इसकी जिम्मेदारी तो तू ही लेगा।
हम लोगों का तो कोई भरोसा नहीं, कब ऊपर वाला उठा ले। बहू को सास को देख देख कर गुस्सा आ रहा था। तभी वहाँ पड़ोसन आ जाती है। अरे बहू, तुझसे तो पूछने से भी डर लगता है कि कब खुशखबरी सुना रही है। अब तो अपनी 1 महीने की ननद की ही जिम्मेदारी संभाल ले, बहुत है। अपने जेवर भी रख देना और पैसे भी जमा करना शुरू कर दे। वो बात आगे बढ़ाती उससे पहले ही बहू जोर से चिल्लाकर उठ जाती है। नहीं 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 नहीं, मैं अपने जेवर किसी को नहीं दूंगी। अरे कौन ले रहा है तुम्हारे जेवर? तुम औरतें भी ना सपने में भी जेवर ही संभालती रहती हो। मैंने जो सपना देखा है ना, सुनोगे तो होश उड़ जाएंगे। अच्छा, तुम अपना सपना बाद में बताना, पहले मेरा सुनो। कल मैंने इतना अच्छा सपना देखा, इतना अच्छा सपना देखा कि अगर वो पूरा हो जाता है ना तो मैं तुम्हारे लिए रानी हार बनवा दूंगा। बहू अब सारे गम भूलकर पति का सपना सुनने में लग जाती है। अरे क्या सपना था, बताइए ना। बोलिए भी तो, क्या सपना है? मैं पूरा कर दूंगी अगर बात रानी हार की है तो। बोलिए बोलिए। मैंने रात को सपना देखा कि माँ को बेटी हुई है और मुझे बहन। सच्ची, इस घर में बेटी हो जाए तो मैं तो झूम ही उठूं। मीरा का मुंह बन जाता है। वो चुप हो जाती है और सपने की बात याद करती है कि बेटी हुई तो उसे ही अपने गहने उसे देने होंगे। फिर तो रानी हार की जरूरत पड़ेगी ही। भाई लड़की बड़ी होगी, उसकी शादी होगी तो जेवर तो चढ़ाने ही होंगे ना। कहाँ से आएंगे वो? कितने समझदार हो तुम मीरा। मैंने भी यही सोचकर तुम्हारे लिए रानी हार लेने का सोचा था। अरे फूटी किस्मत मेरी जो ऐसा परिवार मिला। मेरे पापा की तो मैं अभी क्लास लगाती हूँ, जो सब जानते हुए भी ऐसे परिवार में मेरी शादी कर दी। बहू पिता को फोन लगाने ही वाली होती है कि ससुर की फिर से आवाज आती है। बहू, गरम पानी ले आ जल्दी, थर्मस में खत्म हो गया है। बाद में खबर लेती हूँ मैं पापा की, पहले सास को गर्म पानी दिया हूँ। बहू अभी किचन में काम कर ही रही थी कि मीरा के मम्मी पापा आ जाते हैं। वो हाथ में ढेर सारे फल लेकर आते हैं। मीरा के पिता मीरा के ससुर से कहते हैं, लीजिए भाई साहब, ये फल रखिए, बहन जी को खिला दीजिएगा। वैसे कैसी है उनकी तबीयत? बस पता तो है आपको, ऐसे वक्त में जो होता है बस वही सब। मुझे तो सुनकर बहुत गुस्सा आया था, लेकिन चलिए, भाग्य में जो है लिखा उसे कौन टाल सकता है। डॉक्टर को दिखाए? हाँ हाँ, बस डॉक्टर आने ही वाला है। अच्छा हुआ आप लोग भी आ गए। उतने में एक सुंदर सी लेडी डॉक्टर आती है। पेशेंट कौन है आप? अरे नहीं जी, मैं तो बहू हूँ इस घर की। मैं तो अभी सोच भी नहीं सकती पोता या पोती के बारे में। अभी तो मेरी सास ही। अरे चुप हो जाना, देख तो ले, डॉक्टर है ये, किसी के भी सामने गुस्सा फोड़ देती है। डॉक्टर कमरे में जाती है और थोड़ी देर बाद बाहर आ जाती है। पीछे से सास भी निकल आती है। हे भगवान, इतना दुख तो किसी को भी ना दे जितना मुझे दिया है। देखिए बहन जी, आप लोगों को तो ये सोचना भी नहीं चाहिए था। वही तो मैं भी कह रही थी कि आप लोगों के लिए तो सोचना भी गुनाह है, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। मैं माँ नहीं बन सकती, मैं प्रेग्नेंट भी नहीं हूँ। ये कैसे? तुम तो बोल रही थी कि। अरे वो गैस का दर्द था और पेट भी गैस से फूल रहा था। डॉक्टर ने चूर्ण दे दिया है, गर्म पानी से फांकना है। हाँ? मैं अभी लाती हूँ गर्म पानी। अरे मैं तो गीजर ही लगा देती हूँ। हाय रे, खुशी के मारे पागल ना हो जाओ। दुल्हन। आरती और विकास अपने माँ बाप के साथ दिल्ली में रहते हैं। जर्नलिस्ट होने की वजह से विकास को बहुत बार काम के लिए देर रात तक ऑफिस में रहना पड़ता है, जिस पर ज्यादातर आरती जाग कर उसका इंतजार करती रहती है। इसी तरह एक रात आरती विकास का इंतजार करते हुए घर की बालकनी में खड़ी होती है। "हम्म, इनकी जॉब तो जैसे मेरी सौतन बन गई है। मुझसे ज्यादा उसी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और हम यहाँ इंतजार करते हुए मर जाएं। अपने आप से ये सब बोलते हुए आरती की नजर मोहल्ले के कोने वाले घर पर पड़ती है, जिसके लाइट्स ऑन देखकर वो हैरान रह जाती है। ये इस घर की लाइट्स कैसे ऑन हो सकती हैं? यहाँ तो सालों से कोई नहीं रहता। वो ये सोच ही रही होती है कि तभी उसे घर की खिड़की पर औरत की परछाई के साथ लाल चुन्नी दिखाई देती है, जिसे देख आरती डर से चिल्लाने लगती है। भूत! कोने वाले घर में भूत है! आरती की आवाज सुन उसके घर वालों के साथ मोहल्ले के लोग भी अपनी बालकनी में निकल आते हैं। अरे क्या हुआ? आधी रात में बावरों की तरह क्यों चिल्ला रही है? भूत! वहाँ भूत है! आरती की बात से सब उस घर की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। भाभी जी, लगता है आपने सपना देखा होगा। मैं बालकनी में खड़ी
होकर सोऊंगी क्या? बता रही हूँ, अपनी आंखों से देखा है। घर की लाइट्स ऑन थी और वहां किसी का साया भी था। अरे तुम अक्सर विकास भैया के इंतजार में देर रात तक जागती हो ना। क्या पता नींद पूरी नहीं होने की वजह से कोई भ्रम हुआ हो। मोहल्ले के सब लोग और आरती के सास ससुर उसे समझा ही रहे होते हैं कि अचानक उसी घर से किसी औरत के गाने की आवाज सुनाई देती है। आजा, ओ मेरे प्रियतम, आजा। आवाज सुन सब हैरानी और कंफ्यूजन से उस घर की तरफ देखने लगते हैं कि तभी उन्हें लाल जोड़े में औरत का साया वहां दिखता है, जिसे देख पूरा मोहल्ला सकते में आ जाता है। अरे ये तो कोई दुल्हन है। अरे नहीं नहीं, भूत नहीं है। अरे फिर तो पक्का तेरी दुल्हन है। अरे नहीं नहीं, वो तो मायके गई है। हद है, पहले इससे निपट ले, बाद में इस पर डिस्कशन कर लेना। बड़ा भ्रम बोल रहे थे ना, अब फटी ना सबकी। और नहीं नहीं, मैं किसी से नहीं डरता भाभी जी। भूत जैसा कुछ नहीं होता। या तो इस घर के मालिक यहाँ आ गए हैं, या फिर किसी ने खाली घर देख कर कब्जा कर लिया है। हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए। बात में लॉजिक मानकर सब बाहर इकट्ठा हो जाते हैं कि तभी विकास भी वहाँ पहुँच जाता है। क्या बात है, इतनी रात को पूरा मोहल्ला यहाँ कैसे? भूतिया दुल्हन की वजह से। क्या तुम्हारे अलावा भी कोई दुल्हन भूतिया हो सकती है? इस भूतनी का किस्सा निपटने दो, फिर तुम्हें अपनी भूतनी दिखाती हूँ। अब सारे लोग मिलकर विकास को पूरी बात बताते हैं, जिसे सुन वो भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद वो सब डरते हुए उस घर के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। तुम सब यहीं रुको, मैं अंदर जाता हूँ। अकेले जाओगे? अरे नहीं नहीं, आप सबकी नकली भूतनी भी तो होगी ना मेरे साथ। कैसा मजाक कर रहा है यार। रुक, मैं चलता हूँ साथ में। क्या मैं चलता हूँ? ये क्या गोवा घूमने जा रहे हैं जो मैं भी साथ चलता हूँ? कहीं नहीं जाओगे तुम, यहीं मेरे पास खड़े रहो। बहू सिचुएशन समझो। हाँ, घर जाकर सुना लेना। हे भगवान, मम्मी तुम किसकी मम्मी हो? ओ, इन्हें सब कुछ अभी करना है क्या? नहीं, यहाँ पंचायत बिठा देते हैं आपके परिवार के लिए। इस पर मामला शांत करके अब वो लोग इधर उधर से घर के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं। उन्हें घर के अंदर लाल जोड़ा, सिंदूर और मंगलसूत्र के साथ चारों तरफ खून बिखरा हुआ दिखता है। इसे देखकर सबकी हवाइयां उड़ जाती है। भाई ये सब क्या है? अब तो मुझे भी डर लग रहा है। आ गए मरने, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? उस नजारे के साथ सोने पर सुहागे की तरफ भूतने की आवाज सुन वो सब तुरंत वहां से भाग खड़े होते हैं। ये सब क्या था? अब हम क्या करेंगे? हमारे मोहल्ले में भूतनी आ गई जो सबको मारना चाहती है। ओ भाभी जी, मैं फिर बोल रहा हूँ, भूतनी जैसा कुछ नहीं होता। मुझे तो पक्का यकीन है कि यहाँ किसी गलत इंसान ने गलत काम करने के लिए कब्जा कर लिया है और लोगों को घर से दूर रखने के लिए ये सब कर रहा है। तुम इतने यकीन के साथ कैसे बोल सकते हो? फिल्मों में ऐसे ही तो दिखाते हैं। हे भगवान, ये फिल्म नहीं, ये रियल लाइफ है। हमें शांति से कुछ सोचना चाहिए। सब हमारे घर चलो। सब आरती के घर में इकट्ठा हो जाते हैं। रात भर आधी नींद और बिल्कुल ना चल रहे दिमाग के साथ सब सॉल्यूशन सोचने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। इसी तरह सुबह हो जाती है। ऐसे कोई भी उपाय नहीं निकलेगा। सब पूरी रात के थके हुए हैं। घर जाओ, थोड़ा आराम कर फ्रेश होकर फिर आ जाना, उसके बाद सोचते हैं कुछ। डरे सहमे लोग जैसे ही अपने घर जाने लगते हैं, तभी विकास को उस घर में कोई हरकत नजर आती है, जिस पर वो किसी को कुछ बताए बिना चुपचाप वहां पहुंच जाता है और कुछ देर बाद घर आकर सबको दोबारा इकट्ठा कर उस घर के पीछे वाले खिड़की पर ले जाता है। विकास, क्या खेल लगा रखा है? ये कोई मजाक नहीं है। वही तो, मजाक नहीं, बहुत बड़ा मजाक है। अंदर देखो। जैसे ही सब उस खिड़की से अंदर देखते हैं, तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। मूवी की शूटिंग! रेहाना और रवि की शादी के वक्त रवि के पास कुछ नहीं था। रेहाना, तुमने मुझसे शादी करके एहसान किया है। मुझसे ज्यादा तो तुम कमाती हो।
अरे तो क्या हुआ, एक दिन आएगा रवि कि तुम खूब पैसा कमाओगे। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। रवि और रेहाना खुद को स्टैंड करने के लिए पूरी मेहनत करते। रेहाना, मैं नौकरी नहीं करना चाहता हूँ। तो कोई बात नहीं, मैं नौकरी करके घर चलाती हूँ, तुम बिजनेस सेट करने की कोशिश करो। एक दिन। रेहाना, तुम जानती हो, मैंने जो विज्ञापन बनाने वाली कंपनी खोली थी ना, उससे बड़ी ब्रांड का ऑफर आया है। अब हम लोगों के दिन प्यारे न्यारे हो गए हैं। मैं जानती थी रवि कि एक दिन तुम सेटल हो जाओगे। रवि का काम अच्छा चल जाता है। एक दिन वो रेहाना से कहता है, रेहाना, अब हम लोगों का बच्चा भी हो गया है। बहुत छोटा है वो। उसका ख्याल कैसे रखेंगे हम? कैसे क्या, मैं गांव से माँ को लेकर आ जाती हूँ। नौकरी से हाफ डे ले लिया करूंगी। अभी तो वो छोटा है, स्कूल जाने तक मैं मैनेज कर लूंगी। देखो रेहाना, मैं अब अच्छा कमा रहा हूँ। तुमको नौकरी करके परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अरे कैसी बात कर रहे हैं, मैं अपनी लगी लगाई नौकरी कैसे छोड़ दूं? और मैंने तो सुना है हम लोगों को कुछ ही महीनों में सरकारी नौकरी मिल जाएगी। सरकारी नौकरी में कितना कमा लोगी? उतने में तो मैं ड्राइवर रख लूंगा। रेहाना को रवि की बात का थोड़ा बुरा तो लगता है। कम से कम मेरी नौकरी की इतनी बेइज्जती मत करो। भूल गए, इसी नौकरी के बदौलत तुमने अपना बिजनेस खड़ा किया है। अरे वो तो मैं किसी के भरोसे भी कर लेता। देखो, अपने बच्चे को संभालो, घर का काम करो। अब बाहर जाती तुम अच्छी नहीं लगती हो। रेहाना रवि के कहने पर नौकरी तो छोड़ देती है, लेकिन अब बड़े से घर में उसकी कीमत किसी नौकर से कम नहीं होती। एक दिन रवि का दोस्त आता है। भाभी, हम लोग तो आपको तब से जानते हैं जब से आप लोग शादी होकर इस शहर में आए थे। आपकी बदौलत ही सारा बिजनेस खड़ा हुआ है। ये किस्मत तो आप ही की है भाभी। हाँ हाँ भाई, हमारी मेहनत तो कुछ है ही नहीं। अरे होगी, लेकिन भाभी की किस्मत के आगे कुछ नहीं। दोस्त वहां से चला जाता है, लेकिन रवि का गुस्सा सातवें आसमान में होता है। देखा कैसे बोल रहा था? अरे बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं है ये। कैसी बात कर रहे हैं आप? प्रशांत भैया तो बहुत अच्छे इंसान है रवि। कैसे उन्होंने हमारे मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया था। अरे था पैसा तो साथ दिया, नहीं तो कौन पूछता है? रवि का व्यवहार पैसा आते ही अलग हो गया। वो बंदे को बंदा नहीं समझता। घमंड से घिरे रवि ने तो एक दिन हद ही कर दी। रेहाना, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। क्या? क्या बकवास कर रहे हो रवि? क्या कहना चाहते हो? और क्यों नहीं रह सकते तुम मेरे साथ? देखो, मुझे कोई और पसंद है, और उसने साथ रहने पर बस यही शर्त रखी है कि मुझे तुम्हें तलाक देना होगा। रेहाना, जो कि एक स्वावलंबी महिला थी, उसने बिना देर किए रवि को कह दिया, कोई इश्यू नहीं, मुझे पैकिंग में 4 दिन का वक्त लगेगा, लेकिन तब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। 4 दिन के लिए तुम कहीं और शिफ्ट हो जाओ, मैं घर से निकलूंगी तो बता दूंगी। रवि घर छोड़कर चला जाता है। रेहाना को दुख होता है, वो रोती है, लेकिन व्यवहार से स्ट्रांग रेहाना को पति के वापस आने का और उसे सबक सिखाने का पूरा भरोसा था। फिर एक दिन, अरे शुशिका, कब शादी करोगी तुम मुझसे? यार मैंने तो सोचा था तुम शादी से पहले मुझे विदेश लेकर जाओगे, महंगी कार दिलाओगे। अरे सब दिला दूंगा, लेकिन पहले मुझसे शादी तो कर लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं कुछ दिनों के लिए अपने मम्मी पापा के पास जा रही हूँ और लोगों से अपनी शादी की बात करूंगी। अरे शुशिका, कैसे रहूंगा मैं तुम्हारे बिना? अब तो शादी ही होने वाली है हम लोगों की। शुशिका रवि को छोड़कर चली जाती है। रवि घर आता है, जहाँ रेहाना को ना पाकर उसे सब अजीब लगता है। घर तो रेहाना के बिना कुछ नहीं है। बच्चे की याद भी आ रही है। चलो एक वीडियो कॉल कर लेता हूँ। रवि रेहाना को वीडियो कॉल करता है, लेकिन रेहाना फोन नहीं उठाती। रात को सोते वक्त मन कर रहा है मुन्ने को गले लगा लूं। चलो कोई ना, शुशिका से शादी के बाद मेरे और भी बच्चे होंगे। अगले दिन रवि ऑफिस जाता है, जहाँ टीना खड़ी होती है।
सर, आपने अपने नए ऐड के लिए मॉडल की रिक्वायरमेंट डाली थी ना? मैं उसी के लिए आई हूँ। रवि टीना को देखकर खुश हो जाता है। अब शादी हो गई है तुम्हारी? नहीं सर, बस अच्छा सा हैंडसम और अमीर लड़का देख रहे हैं मेरे मम्मी पापा। रवि के दिमाग से तो टीना को देखकर शुशिका का ख्याल भी खत्म हो जाता है। अरे यार, ये लड़की मिल जाए कितनी सुंदर है। शुशिका तो इसके आगे कुछ नहीं है। अब क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मुझसे मिलकर तुम्हारी ये खोज खत्म हो गई है? आप ना, आप तो दो बच्चों की पापा लग रहे हैं। अरे नहीं नहीं, मेरी शादी तो हुई थी, लेकिन बीवी को किसी और से प्यार था, मुझे छोड़कर चली गई। खैर, टीना की दोस्ती रवि से हो जाती है, लेकिन 1 महीने बाद शुशिका रवि के पास वापस आती है। मेरे मम्मी पापा तुमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों को ये मत बताना कि तुम पहले से शादीशुदा हो। और हाँ, शादी से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी तुमको मेरे नाम करनी होगी। अरे पागल, अब मैं तुमसे शादी ही नहीं करना चाहता। भला ऐसी लालची औरत से कौन शादी करेगा? तभी वहां टीना आ जाती है। रवि, ये पागल सी औरत कौन है? देखो, तुमने ही कह दिया ना पागल, तो पागल ही है। पता नहीं कौन है, कह रही है शादी कर लो, लेकिन शादी से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। बोल तो सही रही है। वैसे तुम जानती हो, मेरी एक सहेली है, उसके पति ने उसे पैसा आते ही छोड़ दिया, जबकि उसको खड़ा करने वाली ही मेरी सहेली थी। और मुझे भी भरोसा नहीं है। अगर मैं भी तुमसे शादी करूंगी तो तभी, जब तुम मेरे नाम अपनी सारी प्रॉपर्टी कर दोगी। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल कर दूंगा। रवि और टीना की शादी की तारीख तय हो जाती है। वो अपनी सारी प्रॉपर्टी के कागज लेकर शादी वाली जगह पर पहुंचता है, लेकिन वहां टीना आती नहीं। रवि टीना को मैसेज करता है। कहाँ हो? सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मुझे तुमसे भी ज्यादा पैसे वाला मिल गया। रवि को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से सारा डेकोरेशन तोड़ रहा होता है कि वहां रेहाना आ जाती है। सर, क्या हो गया? क्या डेकोरेशन पसंद नहीं आई आपको? तुम तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ की डेकोरेटर हूँ। क्या आपको पसंद नहीं आई यहाँ की सजावट? रवि दौड़कर रेहाना के गले लग जाता है। मुझे माफ कर दो रेहाना। रवि रेहाना के गले लग जाता है और रेहाना टीना को थैंक्स का मैसेज। चल, मैं आती हूँ, खाना बना के रखना। अरे, फिर से कहाँ जा रही हो आप? पिछले 2 घंटे में 8 बार इधर उधर जा चुकी हो। अपने पाँव के टायर को ब्रेक लगाओ ना। अरे तू अपनी जुबान को ब्रेक लगा। तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? अरे ज्वालामुखी जी, फटिए मत। मैं बस ये कह रही थी कि बिना बात के बाहर मत निकलो। लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना नहीं। बीमारी तो अब भी है ना। अरे मुझे कुछ नहीं होने वाला। मैं गांव में पली बड़ी हूँ, बहुत शक्ति है मुझ में। हाँ, कोरोना के छोटे से वायरस के सामने बड़े बड़ों की नहीं चल रही। जो होगा देखा जाएगा। अगर हो गया ना, तो देखा नहीं जाएगा आपसे। बहू, मेरी सास बनने की कोशिश मत कर। सास बहू की एक बात नहीं मानती, और बहू के लाख समझाने पर भी निकल जाती है अपनी मनमर्जी करने। शाम को जब सास वापस आती है तो, ये लीजिए, सैनिटाइजर से अपने हाथ क्लीन कर लीजिए। अरे इसमें से तो बदबू आती है, छी 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 छी। मुझे नहीं करना ये इस्तेमाल। अरे तो साबुन से हाथ धो लीजिए। इतनी बार हाथ धुलवाएगी तो चमड़ी गल के नीचे गिर जाएगी। माँ जी, आप बाहर से आई हैं, हाथ धोने का तो सरकार भी कह रही है। मेरी नहीं तो किसी की तो सुन लीजिए। मैं तो खुद अपनी सरकार हूँ, मेरे अपने नियम है। हम्म कोरोना है। अरे तो इसमें तुझे क्यों रोना है? यार माँ जी, जरा सी बात है, इतना तो कर ही सकते हैं ना आप। नहीं, नहीं। नहीं, सुना नहीं? नहीं, नहीं सुना। तो क्यों मुंह लग रही हो? कौन मुंह लगे आपके? आप तो मास्क भी नहीं लगाती। मास्क तो
तुझे लगाना चाहिए ताकि बोलना कम हो तेरा। ज्यादा दिक्कत तब होती है जब बहू को भी सास के साथ कहीं बाहर जाना होता है। अरे मम्मी जी, मैं फोन से पैसे दे दूंगी, कैश क्यों दे रही हैं आप? तू ना ज्यादा मॉडर्न मत बन। अब नोट देने से भी कोरोना होगा क्या? हाँ, नोट पता नहीं कितने हाथों से गुजर के हमारे हाथ में आते हैं, और उनमें से कुछ गधे तो ऐसे होंगे जो हाथ भी नहीं धोते होंगे। हैं? ताना मार रही है क्या? नहीं तो। तू मुझे बेवकूफ समझती है? क्या मुझे नहीं पता कि गधा कौन है? माँ जी, मैंने आपको कुछ नहीं कहा। अरे कैश दे रहे हो या फिर फोन से दोगे? कुछ लेना ही नहीं है। अरे मेरा टाइम क्यों वेस्ट किया फिर? बहू, तुझे ना मैं बाद में देखूंगी। बाद में मतलब कितने बजे? बहू बड़ी मजाकिया है आपकी। और सास बहुत गुस्सेल है, एक फटका दूंगी ना। अरे सॉरी आंटी जी। बहू सास से परेशान होके बाजार से अकेले घर आ जाती है और अपने पति से कहती है, सुनिए जी, मेरी एक शिकायत है आपकी मम्मी के बारे में। वाह, लोग बच्चे की शिकायत लेके मम्मी के पास जाते हैं, तुम मम्मी की शिकायत लेकर मेरे पास आई हो। तुम्हारी माँ है ना, बिना मास्क के बाहर जाती है, सैनिटाइज भी नहीं करती हाथ, और बिना काम के घूमती रहती है। अगर कोरोना हो गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। अरे मैंने भी तो कहा ना उनसे एक दो बार, पर मम्मी मानती ही नहीं किसी की बात। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, क्या कर लोगी तुम? क्या कहा? नहीं, मेरा मतलब तुम क्या करने वाली हो? तुम बस मेरा साथ दो। अगले दिन जब सास कहीं से घूम कर आती है, माँ, मेरे शरीर पर कुछ हो रहा है, देखना। अरे ये तो खाज है। अरे मतलब खुजली। हाँ, और ये ऐसी वैसी खुजली नहीं है, फैलने वाली खुजली है। परसों तक मुझे थी, आज आपको भी हो गई। ज्यादा पास आते हो ना मेरे पास। अरे माँ के सामने ऐसी बात कर रही हो? क्या कर रही है? अरे तो पास आए तभी तो खुजली हुई ना। अब आप मम्मी के पास खड़े हो तो उनको भी तो हो सकती है ना। अरे मोरी मैया, अ, जो का कह रही है? सही कह रही हूँ माँ जी। अरे बेटा दूर हटे ना, दूर हो जा हमसे। सोशल डिस्टेंसिंग कर लेना एकदम से। हाँ। अरे माँ जी, खुजली ही तो है। आप तो गांव की शक्तिशाली औरत हो, आपका क्या कर लेगी ये खुजली? खुजला खुजला के चेहरा लाल हो जाएगा, इससे ज्यादा और क्या होगा? अरे नहीं नहीं बहू, थोड़ी मोटी चीज भी बड़ी दिक्कत दे सकती है ना। और खुजली है, अच्छा थोड़ी ना लगता है, लोग क्या कहेंगे? सारे घर को खुजली हो गई तो है। तो माँ, क्या करूं मैं? अब क्रीम लगा, नहा ले नीम के पानी से, घर से ना निकल वरना लोग खुजलाओ खुजला के माय नेम इज खाज बोल के चढ़ाएंगे तुझे। और हमसे ना बेटा दूर रहा कर, कहीं हमको भी हो गई तो। माँ, ऐसे ही कोरोना भी तो हो सकता है। खुजली होने के बाद लोग क्या बोलेंगे, कम से कम वो सुन तो पाएंगे। अगर कोरोना हो गया तो? हाँ? बाबा समझ गई। अब तू अपनी खुजली का ध्यान रख, मैं तुम्हारे कोरोना का ध्यान रखूंगी, ठीक है? माँ जी, आप तो बिना बोले ही बस इशारों में ही समझ गई। वैसे ये आइडिया था किसका? आपकी बेटी का। अच्छा अच्छा, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से छू नहीं रही हूँ तुझे वरना। दे दनादन हो जाता है ना माँ। अरे हंस क्या रहा है? मेरे लिए नया मास्क लेकर आ। उस दिन के बाद सास ने गांठ बांध ली, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, और घर में ही बैठ के खाओ आलू पूरी। अमर रोज दफ्तर से अपने घर आते हैं, दिन भर काम और टेंशन से जूझकर घर आते ही अपनी भड़ास निकालते हैं अपने परिवार पर। बस, आज काम जल्दी खत्म हो गया, अब आराम से जाकर मैच देखूंगा। निकल जाता हूँ इससे पहले कि बॉस की नजर में आ जाऊं। ला 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 ला। अमर, कल जो रिपोर्ट फाइल करनी है उसमें लास्ट मिनट चेंजेस आए हैं, आज जाने से पहले अपडेट कर देना। अब, सर आज जल्दी जाना जरूरी है,
बेटे को स्कूल के जरूरी सामान खरीदने ले जाना है ना। अब जब तक तुम पहुंचोगे मार्केट तो बंद हो गया होगा। सर इसलिए जल्दी जाना होगा। एक काम करो, कल जल्दी चले जाना। अमर बेबस होकर बॉस का ऑर्डर मानकर फिर काम में लग जाते हैं। किसी तरह मन मार कर काम खत्म करते हैं और चिड़चिड़े मन से घर पहुंचते हैं। निशा, जल्दी से खाना लगा दो, इंडिया की बैटिंग खत्म होने वाली है। बॉस ने लेट करवा दिया। अरे इतनी देर से आए हो, थोड़ी देर बात तो कर लो। अरे सुनो, हटो यहाँ से, पापा को टीवी देखने दो। पता है ऑफिस में कितना काम रहता है, कितना काम करके आया हूँ मैं। तो मैं भी तो ट्यूशन जाकर आया हूँ। अब हाँ, जाओ जाके फिर होमवर्क कर लो, कल स्कूल भी जाना है ना। तो मैं उठ जाऊंगा, लेट नहीं करूंगा। अभी मेरा शो चल रहा है, मुझे देखना है। अरे समझ नहीं आ रही बात एक बार में, एक थप्पड़ दे के समझाओ क्या। रिमोट दे और सोने जा। सोनू रोते हुए मम्मी के पास जाता है और अपने पापा की शिकायत करता है। निशा उसे पुचकार के एक और बेडरूम में ले जाकर सुला देती है। मैं डांटती हूँ पापा को, तू सो जा अभी, ठीक है बेटा। नेहा खाने की थाली लेकर अमर के पास पहुंचती है और मेज पर रख देती है। अमर टीवी में डूबा हुआ है और बिना देखे ही खाने लग जाता है। निशा सामने बैठे उसे घूरे रहती है। कुछ देर में अमर ये समझता है और उसे देखने लगता है और इशारे में पूछता है कि क्या बात है। ये कोई तरीका है सोनू पे चिल्लाने का? अभी रुको, इनिंग खत्म होने दो। अमर खाने लग जाता है और मैच देखता है। आखिरी बॉल होने के बाद वो निशा की तरफ देखता है। अरे निशा, पानी दे दो जरा। निशा थाली के बाजू में रखे ग्लास पर इशारा करती है। अमर उठा के पानी पीता है। अब बोलो। बच्चा है सोनू, एक बार तो मिलते हो दिन भर में रात को, और फिर वो अपने पापा की डांट सुन के सो जाए। अरे बच्चा है तो बात सुननी चाहिए ना उसे मेरी। जवाब दे रहा था। अरे दिन भर के बाद आया हूँ, इतना काम किया, बॉस के नखरे झेले, और घर आओ तो बेटा बहस करे। और साड़ी फड़ास घर आकर घर वालों पर निकालो। अरे तुम क्या बोल रही हो मुझसे ऐसे? तुम भी तो सारा दिन साथ रहती हो, डांटती भी तो हो उसे। बता रहा था वो मुझसे, अभी कुछ दिन पहले ही डांटा था ना तुमने। हाँ, मुझे अभी सोने के पहले बता रहा था। देखो अभी झगड़ा मत करो, मुझे आराम करना है, टीवी देखने दो। अरे तो उसको भी तो दिन भर पढ़ाई के बाद देखना होता है ना टीवी, आराम करने के लिए। कोई जरूरत नहीं है, छोटा है अभी, आदत बिगड़ जाएगी। और तुम उसकी वकालत करना ना बंद कर दो। चलो अभी सेकंड इनिंग्स चालू होने वाली है, गुड नाइट। अमर फिर से टीवी देखने लगता है और निशा उसे। कुछ सेकंड्स में वो उठ के जाने लगती है। दरवाजे तक पहुंची होती है कि अमर कहता है, अरे सुनो तो, चाय बना देना 1 कप। नहीं। निशा दरवाजा पीट के चली जाती है और अमर देखता रह जाता है। अगली सुबह निशा किचन में सोनू का टिफिन पैक करके उसे देती है। सोनू नाश्ता कर रहा है। अमर पीछे से तैयार होकर आता है और खाली चाय का कप टेबल पर रखता है। अमर, उसे वहां मत रखो, अभी साफ की है, दाग लग जाएंगे। अरे क्या हुआ है तुमको, रोज तो यहीं रखते हैं। पर आज से नहीं रखना है, चलो उठा के सिंक पे रखो। अमर उसे उठा के सिंक में रखने जाता है, तभी निशा कहती है, अरे अरे धो के। सोनू हंस देता है। अमर उन दोनों को देखता है और कप धो के वहां से चला जाता है। निशा सोनू को देखती है और आंख मार देती है। चलो अब हंसना बंद, स्कूल जाओ और ध्यान देना, सब पूछूंगी दिन में। सोनू मुंह बना लेता है। सब अपना दिन बिताकर रात में फिर एक साथ आते हैं। आज अमर घर जल्दी पहुंच गया है और टीवी के सामने पसार के बैठ जाता है। पीछे से दरवाजा खुलने की आवाज आती है। खिलखिलाते हुए सोनू अंदर आता है, सीधे टीवी रूम के अंदर, और अमर को बैठा देख चौंक जाता है। पीछे से कमरे में निशा भी आती है। सोनू, हाथ पैर धो के कपड़े बदल लो, चलो जाओ। सोनू कमरे से बाहर चला जाता है। अरे निशा, जरा 1 कप चाय। क्या हर वक्त चाय? नहीं है दूध घर में। अरे दूसरी बार ही तो मांग रहा हूँ ना। दूध वाले को बोला था दूध एक्स्ट्रा 1 लीटर लेकर आना, वो 1 लीटर कम लेकर आया।
मैंने क्या किया? हम्म, तुम भी तो यही करते हो ना। ऑफिस में किसी की गलती हो तो घर आके चीखते हो। चाय पीनी है तो दूध लाना पड़ेगा नीचे से। अरे पर तुम नीचे से ही आई ना। मैं भूल गई, तुम भी तो नीचे से आए। निशा कमरे से बाहर जाती है और सोनू अंदर आता है। वो अमर को देखता है, फिर कुछ बोलता नहीं है। अरे क्या हुआ सोनू? मेरा टीवी देखने का टाइम है अभी। आज रात को देख लेना। देखो आप ना परेशान मत करो। आज ऐसे ही टीचर से डांट सुन ली है, अब आपकी नहीं सुनने वाला। अच्छा, क्यों डांटा टीचर ने? क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट था। आपने सामान लाके नहीं दिया और आपकी वजह से सब हंसने लगे मेरे पे। अब आप जाओ। सोनू टेबल पे रखा रिमोट उठाता है और चैनल बदल के बैठ जाता है। अरे ये क्या तरीका है बात करने का? तो आपसे ही तो सीखा है। बाहर का गुस्सा घर पे निकाल दो। अमर उठ के दूध लेने चला जाता है। कुछ देर में लौट के वो चुपके से निशा और सोनू को टीवी देखते हुए देखता है और किचन में चला जाता है। 3 कप चाय बनाकर वो टीवी कमरे में पहुंचता है। अब आज मेरे हाथ की चाय पी लो। इस बदले बर्ताव को देख के निशा और सोनू चौंक जाते हैं। अपना कप उठाकर चाय पीने लगता है। अमर एक बैग निकाल के सोनू की तरफ बढ़ाता है। इसमें क्या है? प्रोजेक्ट का सामान और गिफ्ट। लगता है पापा दूध लेने गए और गुस्सा छोड़ के आ गए। कैसी है सोनू के पापा के हाथ की चाय? स्वीट स्वीट, बिल्कुल मम्मी की तरह। और पापा की तरह नहीं? पापा की तरह कड़क है। सॉरी बेटा, अब समझ गया कि ऑफिस में कुछ भी हो उसे ऑफिस तक ही रखूंगा। प्रॉमिस। निशा और सोनू को गले लगा लेता है और उस दिन के बाद कभी घर की चिंता दफ्तर में नहीं गई और ना दफ्तर का टेंशन घर में आई। चुड़ैल। रात को अचानक राधिका मौसी को किचन से कुछ गिरने की आवाज आई। उन्होंने बाहर निकल के देखा तो किचन में उन्हें कोई सफेद साड़ी में दिखा। वो चीख पड़ी, हे भगवान, आलतू जलालतू आई बला को टालतू, आलतू जलालतू आई बला को टालतू। राधिका मौसी को चीखते सुनकर श्रवण बाहर आता है भागते हुए। अरे माँ, क्या हुआ? क्या देख लिया? दादी माँ आ गई क्या सपने में? अरे बेटा, रसोड़े में देख तो कौन है? श्रवण रसोई में झांक कर देखता है और उसे कोई नहीं दिखता अंदर। अब रसोड़े में तो कोई नहीं है माँ। कोई सफेद साड़ी में नहीं है क्या? नहीं माँ, कोई भी नहीं है। चिल्लम चिल्ली की आवाज सुनकर काजल भी वहाँ आ जाती है। अब क्या हो गया माँ जी? अरे बेटा, रसोड़े में एक चुड़ैल थी सफेद साड़ी में। अरे क्या कर रही थी वो अंदर? अरे बताया नहीं, कल आएगी ना तो पूछ लूंगी। चुड़ैल जी, आपका क्या प्लान है? माँ जी, रात बहुत हो गई है, आपने कोई बुरा सपना देखा होगा, चलिए सो जाइए। राधिका मौसी सोने तो चली जाती है पर उनको रात भर नींद ही नहीं आती। वो कुछ भी उलझुल बातें सोचने लगती है। कहीं चुड़ैल की वजह से तो घर में टेंशन नहीं हो रहा, कहीं उसी की वजह से तो वो दादी नहीं बन पा रही। सुबह जब राधिका मौसी रसोड़े में छानबीन करती है तो पाती है कि नींबू का अचार गायब है। चुड़ैल नींबू का अचार ले गई? मुझे तो ठीक नहीं लग रहा कुछ। चुड़ैल को भी पता है कि जिंदगी का असली मजा तो खट्टे में ही है। राधिका मौसी झट से श्रवण को फोन कर देती है। बेटा, मुझे समस्या समझ में आ गई है, हमें एक तांत्रिक की जरूरत है। अरे क्या बोल रही हो माँ, तांत्रिक की क्या जरूरत है? आप पूजा पाठ तो कर ही रही हो ना। आलतू जलालतू मंत्र सारे फालतू जैसे कुछ मंत्र पढ़ो, चली जाएगी अपने आप चुड़ैल। अरे नहीं बेटा, कभी चुड़ैल को कम नहीं समझते। अरे तुझे पता भी नहीं चलेगा कि कभी वो छल करके काजल की जगह घर की बहू खुद बन जाएगी। क्या माँ, कुछ भी बोल रही हो? कहाँ काजल और कहाँ चुड़ैल। वैसे एक बात बताओ, काजल को अगर गाने के लिए बोल देना तो चुड़ैल काजल की आवाज सुनकर घर तो क्या, धरती लोग छोड़कर चली जाएगी।
बच्चे हर चीज को मजाक समझते हो। तुम रहने दो, मैं खुद ही तांत्रिक को बुला लेती हूँ। अच्छा सुन, शाम को इमली लेके आना। क्या है कि चटनी खाए बहुत दिन हो गए है ना। नहीं माँ, इमली तांत्रिक से ही मंगवा लो ना, आटा वगैरह भी उसी से पिसवा लेना। देखो मुझे काम करना है। श्रवण रात को कई तरह की सब्जियों के साथ माँ के कहने पे चटनी के लिए इमली भी ले आया था, लेकिन राधिका मौसी के दिमाग में अलग ही फिल्म चल रही थी। उन्हें अब सिर्फ शक ही नहीं यकीन होने लगा था कि शायद चुड़ैल ने श्रवण पर अपना जाल बिछा दिया था, जिस वजह से श्रवण उनकी बात ही नहीं मान रहा था। पर कोई नहीं, आने वाली रात में राधिका मौसी खुद तैयार हो गई चुड़ैल को पकड़ने के लिए। रुद्राक्ष की माला, तुलसी का पत्ता, हनुमान चालीसा सब हाथ के पास ही था। बस चुड़ैल का इंतजार था। और जैसा राधिका मौसी ने सोचा था वैसा ही हुआ। वो चुड़ैल उस रात भी आई, पर वो राधिका मौसी से तेज निकली और राधिका मौसी के उससे पकड़ने के पहले ही वो भाग खड़ी हुई। जरूर बहू पे साया है उस चुड़ैल का, तभी तो श्रवण के कमरे में गई है। और अगली सुबह राधिका मौसी पिछली रात हुए हमले में किन चीजों का नुकसान हुआ उसका हिसाब लगा रही थी। उनके खेमे से एक आम के अचार की शीशी भी गायब हो चुकी थी, और वो इमली भी जो कल श्रवण लेकर आया था। राधिका मौसी इस बारे में सोच ही रही थी कि श्रवण जल्दी से रसोड़े में आकर दवाइयों की पोटली ढूंढने लगता है। अरे बेटा क्या हो गया। अब माँ, वो काजल की तबीयत खराब है, बहुत घबराहट हो रही है उसे। हे भगवान, मैंने पहले ही कहा था कि तांत्रिक को बुला लेते हैं, पर नहीं। अब देखो, उस चुड़ैल ने काजल को अपने वश में करना शुरू भी कर दिया है। हालांकि श्रवण भूतों में विश्वास नहीं करता था, पर अब वो भी डर जाता है और राजी हो जाता है एक तांत्रिक को बुलाने के लिए। कुछ ही घंटों में तांत्रिक आ जाते हैं और राधिका मौसी तांत्रिक जी को सब बता देती है। घोर संकट, घनघोर संकट, चुड़ैल को मारू जोर चाकट, ओम भट स्वाहा खटखा के आहा। अरे ये क्या मंत्र है? मेरे खुद के ओरिजिनल मंत्र है, कल रात को ही लिखे हैं। अच्छे लगे तो दाद चाहूंगा। एक और मंत्र सुनो। अर्ज किया है आब्राकडाब्रा, दिल्ली बम्बई आगरा, चंदा मामा सोबरले सुरन मामू जारा। ये मंत्र है? अरे कोई चालीसा वालीसा पढ़ो ना। वक्त कम है, 40 नहीं पड़ेंगे, 20-25 में काम चलाना पड़ेगा। अलग निरंजन जाके लंदन, मुफ्त का मंजान घिस मेरे नंदन। अरे जल्दी करो तांत्रिक जी, जल्दी करो। तांत्रिक अपने उल झलूल मंत्र पढ़ने लगता है। श्रवण को तांत्रिक पे शक होता है। वो अपने एक डॉक्टर दोस्त को कॉल कर देता है ताकि कोई अनहोनी हो तो इमरजेंसी में चीजें मैनेज हो जाए। तांत्रिक धुनी रमाता है, जिसकी वजह से कमरे में काफी धुआं हो जाता है और जिसकी वजह से बहू की घबराहट बढ़ जाती है। अब भागेगी चुड़ैल। हाँ। बहू खांसते हुए धुएं से बचने के लिए बाहर चली जाती है। अरे भाग रही है, भाग रही है। पीछे पीछे श्रवण भी जाता है। बहू एक सोफे पर बैठ जाती है। तभी डॉक्टर दोस्त आ जाते हैं और श्रवण को पानी लाने के लिए कहते हैं। थोड़े चेकअप के बाद डॉक्टर कहते हैं, मेरे हिसाब से जाप का काम पूरा हो गया है। क्या मतलब? अरे कुछ भी नहीं माँ, कोई चुड़ैल नहीं है, खुशखबरी है, अब दादी बनने वाली है। मगर वो सब अचार के डब्बे। श्रवण दोनों अचार के डब्बे अपनी माँ को दिखाता है, जो कि उनके बिस्तर के नीचे छुपे हुए थे। आपने सही बोला था माँ, वो चुड़ैल काजल ही थी जो खट्टा खा रही थी। हमें कल ही पता चला, पर हमने आपको ये तांत्रिक वाला काम करने दिया ताकि आपको भरोसा हो जाए कि भूत वगैरह कुछ होता ही नहीं। अच्छा अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है, पर बेटा मुझे एक झाड़ू तो ला दे। क्यों माँ? ये तांत्रिक का भूत उतारती हूँ मैं। अब तांत्रिक राधा मौसी के डर से घर से भाग निकलता है और राधा मौसी उसके पीछे भागती है। अरे संकट ये घनघोर है,
की आदत पड़ी हुई है, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। गलती हो गई माँ जी, माफ कर दीजिए। माफी चाहिए? चलो ठीक है, ये नमक भरी सारी सब्जी खत्म कर, कुछ भी फेंकना नहीं चाहिए, मिल जाएगी माफी। सुनैना की शादी कुछ महीनों पहले ही वासु से हुई है, जिसके बाद से उसकी जिंदगी इस नर्क में जल ही रही है। और अब यही सुनैना की आम जिंदगी है, जिसमें उसकी सास हर छोटी बात पर और कभी कभी तो बिना किसी बात के बस उसे परेशान कर खरी खोटी सुनाती ही रहती है। सुनैना, कल मुही कहाँ मरी हुई है, इधर तो आ। सास की आवाज सुन सुनैना भागती हुई उसके पास आती है। क्या हुआ माँ जी? अरे तुझे पता है मेरे पैरों में दर्द रहता है, तो मुझसे बदला लेने के लिए टीवी का रिमोट इतनी दूर रख दिया। अरे मुझे ज्यादा खड़ा कर पैर तुड़वाना चाहती है क्या? आज पूरा दिन तू एक पैर पर काम करेगी, अगर कहीं दूसरा पैर जमीन पर रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सास और सुनैना की ये कहानी उसकी ननद सिम्मी बहुत करीब से देख रही होती है, जिस वजह से उसके मन में ससुराल और सास के लिए डर बनने लगता है। इसी तरह दिन बीतते हैं। एक शाम वासु और सुनैना साथ बैठे होते हैं। क्या बात है, तुम दिन पर दिन कमजोर कैसे होती जा रही हो? नहीं तो, आपको ऐसे ही लग रहा होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हो सकता है, पर चलो ध्यान रखना, मुझे कुछ काम है। ऐसा बोल जैसे ही वासु जाता है, तभी सिम्मी वहां आ जाती है। भाभी, आप भाई को माँ के बारे में बता क्यों नहीं देती? वो आपके साथ बहुत गलत करती है। क्या सारे ससुराल वाले ऐसे ही होते हैं? भाभी, मुझे तो शादी नहीं करनी, बहुत डर लगता है मुझे। अरे तुम बेकार ही टेंशन ले रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पता है तुम्हारा ससुराल बहुत अच्छा है, इसलिए खुशी खुशी ससुराल की तैयारी करो। सिम्मी तो वहां से चली जाती है, लेकिन सुनैना उसकी बातों से सोच में पड़ जाती है। कुछ दिनों बाद सुनैना के मम्मी पापा और भाई उनके घर आते हैं, जिन्हें देख सास हैरान रह जाती है। आप लोग सुनैना से मिलने आए हैं? अरे बहू, देख तो तेरे मम्मी पापा आए हैं। जी नहीं, आज हम यहाँ लड़की नहीं लड़के वाले बनकर आए हैं। हाँ माँ, मैंने ही सिम्मी और शरद के रिश्ते की बात मम्मी पापा से की थी। शरद हमारी सिम्मी के लिए परफेक्ट है। बेटे की बात मानते हुए उसकी माँ रिश्ते के लिए मान जाती है, पर अब सिम्मी के मन में ससुराल का डर और ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे यहाँ माँ भाभी पर जुल्म करती है, ये भी पक्का अपनी बेटी का बदला लेने के लिए ही मुझसे शादी कर रहे हैं। इसी सब के बीच देखते ही देखते सिम्मी शरद की शादी हो जाती है और सास के नाम से डरी सहमी सिम्मी ससुराल पहुंच जाती है, जहां पहुंचते ही वो डरते हुए बोलती है। मम्मी जी, मैं अभी पूरे घर का काम कर दूंगी और जॉब भी छोड़ दूंगी। जैसे आप कहोगी मैं सब कुछ वैसे ही करूंगी। अरे, इतना डर क्यों रही हो? और अभी घर आई हो, कोई काम करने की जरूरत नहीं। नई शादी है, कुछ दिन आराम करो, घूमो फिरो। रही बात घर या जॉब की, तो वो तुम्हारी चॉइस है, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। सास का ऐसा व्यवहार देख सिम्मी हैरान रह जाती है और अपनी भाभी सुनैना का ससुराल में पहला दिन सोचने लगती है। चलो हो गया कार्यक्रम खत्म, जाओ वासु आराम कर। बहू, तू अपने काम पर लग जा। काम से मेरा मतलब है घर का काम, क्योंकि अब से तुम इसके अलावा और कोई जॉब वॉब नहीं करोगी। हाँ। क्या हुआ, कहाँ खो गई? लगता है सपनों में ही घूमने लगी। बताती हूँ तुझे अभी। मेरी बेटी का मजाक बनाएगा? सपने में क्यों, असलियत में घुमा कर ला जा। ससुराल की ऐसी इमेज सिम्मी ने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। अपने आप को बहू नहीं, बेटी सुन उसे बहुत हैरानी होती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, तो अब सिम्मी को किसी भी जगह से ज्यादा ससुराल अच्छा लगने लगता है। एक दिन सिम्मी सबसे मिलने मायके आती है, तो अपनी माँ को भाभी पर चिल्लाते हुए देखती है। अरे करमजली, अगर मुझे इतना ही पैसा खर्च करना होता तो तेरी जगह घर में नौकरानी ना रख लेती। तुझे लेकर आई जिससे नौकरानी का पैसा बचे, पर तू तो उससे भी ज्यादा खर्चा करा रही है। बस माँ, तुम्हें कोई कुछ बोलता नहीं
सके माँ, तुम उनकी बेटी के साथ क्या क्या करती हो। सब कुछ पता होने पर भी वो तुम्हारी बेटी को पलकों पर बिठा कर रखते हैं। एक आप है, उनकी बेटी को अपनी बेटी जैसा तो क्या बहू तक नहीं समझती। माँ, आपको सुनकर मिर्ची जरूर लगेगी, लेकिन मेरी सास मेरी माँ से अच्छी माँ और सास दोनों हैं। इस पर सिम्मी अपनी माँ को अपने ससुराल और उसके प्यार के बारे में सब कुछ बताती है, जिसे सुन सुनैना की सास को अपनी हर गलती का एहसास होता है। अगर वो चाहते तो आराम से अपनी बेटी का बदला मेरी बेटी से ले सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और तुझे हमसे भी ज्यादा प्यार दिया। तुम दोनों ही मुझे माफ कर दो। इसके बाद तो जैसे सुनैना की सास का रूप पूरी तरह बदल जाता है। मिशन सक्सेसफुल। रिवेंज लेना है क्या? सुधा और राकेश के 3 बेटे थे। शादी के बाद तीनों माँ बाप से दूर रहते और सिर्फ त्योहारों में आते। माँ जी, पिताजी, अगली बार आप लोग हमारे घर आइएगा। अरे नहीं बहू, सब यही आ जाते हैं तो घर खिला खिला लगता है। हाँ बहू, तू हमेशा बुलाती है तो जरूर आएंगे तेरे पास भी। हाँ हाँ, दीदी का घर बड़ा जो है, सब कुछ आपने शादी के बाद दीदी को ही तो दे दिया था। हमें भी दिया होता तो हम भी बड़ा घर लेते। क्यों सुनील? अरे नहीं नहीं, पापा ने सबको एक बराबर ही दिया है। छोटी बहू, क्या चाहिए तुम्हें, बोलो। वो आपके सोने की चेन वाली घड़ी है ना, वो अगर आप मुझे, तभी वहाँ मजली बहू भी आ जाती है। और मुझे ना आपका मंगलसूत्र कितना लंबा, सुंदर और भारी भी है। अरे हाँ हाँ, तुम दोनों को ही दूंगी बहू, चिंता न करो। चलो अब खाना लगाओ, खाना खाया जाए। सभी मिलकर खाना खाते हैं कि पड़ोसन आ जाती है। अरे सुधा बहन, थोड़ी चीनी तो देना, घर में शक्कर नहीं है और मेहमान सर पर बैठे हैं। अरे छोटी बहू, चाची को शक्कर तो दे दो। अरे मछली दीदी, आप दे दीजिए ना। मैं यहाँ कम आती हूँ तो मुझे पता ही नहीं है कि सासू माँ सारी चीजें कहाँ रखती है। और तुम, मैं कौन सा यहाँ रोज शक्कर फाँकने के लिए आती हूँ, मुझे भी नहीं है पता। तभी बड़ी बहू हाथ में चीनी की कटोरी लेकर आती है। चाची, शक्कर। आप लोगों का बड़ा सहारा है माँ जी और पिताजी को, वरना हम लोग तो यहाँ रहते ही नहीं। आप जैसे पड़ोसी हैं तो हम निश्चिंत है। और जीती रहे बहू, अब तो ये घर पड़ोस कम परिवार ज्यादा लगता है। सुधा अपनी बड़ी बहू को देखकर बहुत खुश रहा करती थी। वो उससे अक्सर घंटों बात भी किया करती, लेकिन दोनों दूसरी बहुओं का भी वो समझती थी कि शायद छोटी है, वक्त आने पर संभल जाएंगी। समय आ जाता है जब सभी को वापस जाना होता है। माँ जी, हम लोगों की फ्लाइट पहले है, हमें इजाजत दे। वो सास के गले लगकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद छोटी बहू कहती है, माँ जी, मैं ना ये सोफे के कवर और चादरें ले जा रही हूँ, यहाँ तो ऐसी ही पड़ी रहेंगी। हाँ हाँ बहू, ले जा, और कुछ चाहिए तो बोल। और तो चाहिए बहुत कुछ, पर चलिए कोई बात नहीं, अगली बार ले जाऊंगी मैं। ऐसे ही मंजली बहू भी घर का बहुत सारा सामान ले जाती है। सभी के जाने के बाद सुधा राकेश से कहती है, घर कितना सूना लग रहा है ना। हाँ, और खाली भी। तुम्हारी दोनों बहुएं सब बटोर गई। अरे ठीक है ना, हम दोनों ही तो हैं, कितना सामान लगेगा। फिर उन लोगों की नई गृहस्थी, इतना मत सोचा करे। समय बीतता है। ऐसे ही हर साल त्योहारों में सुधा और राकेश के बच्चों की बहू आते और जाते वक्त ढेर सारा सामान पैक कर कर ले जाती। लेकिन कुछ ही सालों में सुधा का देहांत हो जाता है। पिताजी, आप यहाँ अकेले क्या करेंगे, हम लोगों के साथ चलिए। अरे नहीं नहीं बहू, इस घर में सुधा की यादें हैं, मैं उसे नहीं छोड़ सकता हूँ। अब तुम लोगों की माँ नहीं रही। देख लो, वैसे तो मैंने उसके जीते जी सब कुछ दे दिया है, लेकिन कुछ उसका पर्सनल कीमती सामान था जो ये है, ले लो। सामान में होती है एक घड़ी और एक मंगलसूत्र। माँ जी ने कहा था कि वो ये घड़ी मुझे देंगी। हाँ हाँ पिताजी, माँ ने सबके सामने ये घड़ी सरिता को देने के लिए कहा था। उठा लो सरिता माँ की घड़ी। अब क्या था, छोटी बहू फट से घड़ी उठा लेती है। और पिताजी, ये मंगलसूत्र तो माँ ने मुझे ही देने को कहा था, याद है ना? वो सभी की ओर इशारा करती है। तू भी ले ले ये हार बेटा, कोई बात नहीं। मंजली फटाक से हार उठा लेती है। ससुर बड़ी बहू की तरफ देखते हैं। तुझे क्या दूं बेटा? पिताजी, माँ ने एक चीज मेरे लिए भी रखी है। सभी के कान खड़े हो जाते हैं कि आखिर सास ने क्या रखा होगा बड़ी के लिए। अरे माँ जी तो दीदी से प्यार भी ज्यादा ही करती थी, हमेशा उनसे बात किया करती। जरूर कोई बड़ी और अपनी प्रिय चीज दी होगी दीदी को। और देख लेते हैं ना, वरना तो हम भी बराबर का बंटवारा करेंगे। हाँ हाँ, कर लेना बंटवारा। लेकिन बड़ी बहू बताओ तो, सुधा ने क्या रखा है तुम्हारे लिए?
अभी तो हम लोग यही हैं पापा जी, जब जाने लगेंगे तो बता दूंगी। बड़ी बहू के मुंह से ये बात सुनकर बाकी दो बहुएं सोचने लगती हैं कि आखिर क्या है जो दीदी को सासू माँ देकर गई हैं। दीदी ऐसा तो नहीं ना कि पूरे घर का आधा हिस्सा माँ बड़ी भाभी को देकर गई हो? तभी वहाँ ससुर आ जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मकान तो तुम तीनों का बराबर से है। देखो, बड़ी बहू से तुम्हारी सास ज्यादा जुड़ी थी। न जाने क्यों घंटों बात किया करती थी। पता नहीं क्या देकर गई है उसे। और ससुर जी, आपको क्या पता, चालाकी से पूरे घर के पेपर में साइन करवा लिए हो, या फिर कोई छुपा गहना। आखिर मकान पूरा तो आपने सासू माँ के नाम ही कर रखा था ना। अब घर में ये सस्पेंस बन जाता है कि आखिर बड़ी बहू क्या लेकर जाएगी। फिर वो दिन भी आ जाता है जब बड़ी बहू के जाने का समय हो जाता है। बेटा, परसों तुम चली जाओगी। बताया नहीं माँ ने तुम्हें क्या दिया? घड़ी और हार जो बेशकीमती था और तुम्हारी सास को सबसे ज्यादा प्रिय था, उसका तो बंटवारा भी हो चुका है। अब तुम्हारी बारी। हाँ पिताजी, आज मैं ये बात बताने ही वाली थी। माँ ने मुझे उससे भी बेशकीमती चीज दी है, और वो है आप। आपसे अधिक प्रिय उन्हें कुछ नहीं था। माँ चाहती थी कि आप मेरे साथ रहें। चलिए पिताजी। बेटा, मेरे पास तो कोई पेंशन भी नहीं है और ना ही कोई प्रॉपर्टी। लेकिन आपके पास संस्कार है पिताजी, जो मेरे बच्चे आपसे लेंगे। तो आपको ले जाने पर स्वार्थ ही है मेरा। चलिए ना पापा। सभी के सामने पिताजी बड़ी बहू और बेटे के साथ उनके घर चले जाते।